हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले क्षारकों की आपेक्षिक सामर्थ्य क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होती है, इस चीज के बारे में देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्यता है वो क्या होती है। तो इससे पीछे वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, इसके लिए क्या करेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे, मतलब वीक बेस लेंगे और उसका क्या करेंगे, आयनन करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे। उसके बाद जैसा पीछे एसिड वाले में किया सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। तो दुर्बल क्षार का क्या करेंगे, आयनन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे दुर्बल क्षार का आयनन। अब दुर्बल क्षार क्या ले सकते हो आप, जैसे BOH ले सकते हो। क्या, BOH। ये लो दुर्बल क्षार हो गया अपने पास में BOH। इसका क्या करवा देंगे हम, आयनन करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा और B प्लस में टूट जाएगा। बस इतना ही है, B प्लस और OH माइनस में। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रारंभ में मोल कितने हैं, देखो प्रारंभ में हम 1 मोल लेंगे। तो इधर देखो जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो अपने पास में प्रोडक्ट और यहाँ पे देखो दो बात होगी, एक तो अभिकारक की और एक उत्पाद की। तो प्रारंभ में जो मोल है वो सारे के सारे कौन से रहेंगे, अभिकारक के रहेंगे। उत्पाद क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, प्रारंभ में मोल। सबसे पहले जब अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, प्रारंभ में मोल। क्योंकि आपको पता है इस चीज का कि रिएक्टेंट है वही रहता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब 100% रहता है। 100% का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। तो ये 1 हो गया, ये दोनों क्या है, 0 है। अब बात करेंगे साम्य पे, इक्विलिब्रियम पे। तो क्या हो जाएगा, साम्य पर मोल की बात करेंगे सेकंड टाइम, साम्य पर मोल। अब साम्य पर मोल करेंगे, मोल की बात करेंगे तो हमने देखा वियोजन की मात्रा को हमने क्या लिया था, अक्स लिया था। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वियोजित मोल कितने हो जाएंगे, अक्स हो जाएंगे। तो इधर 1 में से अक्स क्या हो जाएगा, वियोजित मीन्स अक्स माइनस 1 माइनस अक्स। और इधर क्या हो गया, अक्स मोल है, वियोजित हुआ, मतलब अक्स हमें उत्पाद प्राप्त हो गया है। अब देखो बात करेंगे सांद्रता की, कंसंट्रेशन की, कि साम्य पर सांद्रता कैसे हो जाएगी। आप लोगों को पता है सांद्रता को हम C से लिखते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, N/V होता है। यहाँ पर हमने N मीन्स मोलों की संख्या क्या ली है, 1 ली है। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, C = N/V होता है। अगर N की वैल्यू में 1 लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, C = 1/V हो जाएगा। यही बात यहाँ पे करेंगे, हम लिखेंगे। तो सांद्रता है उसमें मोल कितने, साम्य पर सांद्रता की बात करेंगे, साम्य पर सांद्रता, साम्य पर सांद्रता। सांद्रता को आप किससे लिखते हो, C से लिख देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल कितने हैं, 1 माइनस अक्स N की वैल्यु, राइट। और अपोन में क्या हो जाएगा, क्योंकि साम्य पर मोलों की बात करते हैं तो 1 मोल था ऐसे प्रारंभ में, लेकिन साम्य पे क्या हो गया, 1 माइनस अक्स अपॉन V, राइट। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। इधर क्या हो जाएगा, CX और CX दोनों हो जाएंगे, राइट। सॉरी, अक्स अपॉन V हो जाएगा। आयतन क्या है यहाँ पे, V। तो मोल क्या है, अक्स, अक्स अपॉन V हो जाएगा, राइट। 1 माइनस अक्स अपॉन V। इधर क्या हो जाएगा, अक्स अपॉन V। इधर भी क्या हो गया, अक्स अपॉन V। अब देखो सिंपल सा फंडा क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, C = क्या है, 1/V है। अगर N की वैल्यू 1 ले तब की बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सांद्रता है उसको निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C क्या हो जाएगा, मतलब सांद्रता क्या हो जाएगा, यहाँ पे C 1 माइनस अक्स, यहाँ पे CX, यहाँ पे भी CX हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों की बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या लिख लेंगे, अपने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है उससे आगे कर लेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा करते आए हैं, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ भी कर लेंगे, राइट। हाँ, तो क्या लिख देंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ है, C, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1/V = C है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, C 1 माइनस अक्स। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/V का मतलब क्या हो गया, C, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 है और अक्स ऐसा का ऐसा, तो मतलब 1/V। इसकी जगह तो आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में 1/V तो है ना, अगर 1 ले सकते हैं तो ये हो गया C,
और साथ में क्या बच गया बच्चों अक्स। ऐसा ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1/v का मतलब c हो गया, ये रहा c, और 1 - x ऐसा का ऐसा। इसका मतलब बस इतना ही और कुछ भी नहीं है, वो वैल्यू पुट की है। अब क्या करेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है वो लगा देंगे, राइट। यहाँ पे एक्टिव मास लो लगा देंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है बच्चों, क्या करते हैं इसके अंदर हम, जैसे Kb का मान निकालेंगे बेस के लिए, एसिड के लिए क्या लिया था Ka लिया था, साम्य स्थिरांक Ka किसके लिए एसिड के लिए, और साम्य स्थिरांक अपने Kb किसके लिए बेस के लिए। तो Kb मतलब साम्य स्थिरांक कैसे निकालेंगे, उसकी सांद्रता, जैसे उत्पाद की सांद्रता अपोन में क्या होता है अभिकारक की सांद्रता होता है। तो यहाँ पे उत्पाद क्या है B+ और OH- की सांद्रता अपोन में BOH की सांद्रता, ऐसे लिख देंगे, राइट। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं Kb इक्वल टू, अब देखो उत्पाद की सांद्रता क्या है आपके सामने, ये रही आपके सामने क्या है B+ और OH-, इसको आप लिख दो B+ और OH-। सांद्रता को आप बड़े कोष्ठक में लिखते हो। ये चीजें मैंने आपको अपने रासायनिक साम्य वाले चैप्टर के अंदर पूरा समझा दिया है। अब क्या करेंगे, इनकी सांद्रताएं हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे B+ की CX है और OH- की CX है, ऐसे ही अपने पास में BOH की सांद्रता क्या है 1 - x/v। ये वैल्यू सारी की सारी कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, राइट। ये चीज आपकी समझ में आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनल हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा Kb = cx² / 1 - x। क्या आ जाएगा cx² / 1 - x, राइट। तो Kb देखो इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे इन सब की, तो हमारे पास में cx² आ जाएगा अपोन में क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। लेकिन अपने को क्या चाहिए, x² की वैल्यू चाहिए। क्या x² क्या है यहाँ पर वियोजन की मात्रा, किसकी वियोजन की। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, एसिड बेस डिसोसिएशन की बात करेंगे तो बेस के अंदर क्या हो जाएगा x² है, मतलब वियोजन की मात्रा किसकी क्षार की। तो इसके अंदर मैं x² एक जगह रख लूंगा अपनी जगह। अब देखो x² इधर रखूंगा, बाकी मैं सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहाँ पे x < <1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया x की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। क्या बोल सकते हैं हम, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगी। तो 1 - 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोल सकता हूं कि सर इसकी सारे की वैल्यू 1 - x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 1 x की वैल्यू बहुत ही कम है। तो मैं ऑलमोस्ट इसको किसके इक्वल कर दूंगा 1 के इक्वल कर दूंगा। अब आपके और भी सिंपल हो जाएगा, cx² अपॉन क्या हो गया 1 हो गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब दूसरी साइड भेज दूंगा तो Kb अपॉन क्या हो जाएगा C हो जाएगा, राइट। Kb अपॉन C। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं इस साइड से तो क्या आ जाएगा आपके पास में Kb अपॉन C का रूट, मतलब रूट आ जाता है। अगर एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाता है बच्चों, रूट आ जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रूट का मतलब क्या होता है, कितनी पावर होती है 1/2 पावर होता है। इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे देखो Kb/C का होल पावर, सॉरी 1/2 पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है सेम है, Kb अपॉन C की पावर 1/2, ऐसे आप क्या करते हो लिख सकते हो इसको। इसका मतलब दोनों का क्या है सेम ही है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं OH- है उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो किसके लिए निकालना है क्षार के लिए निकालना है। तो OH की क्या सांद्रता है हमारे पास में CX है, ये ले लेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे दुर्बल क्षार के लिए करेंगे, यहाँ पे बात किसके लिए दुर्बल क्षार के लिए। और दुर्बल क्षार क्या है यहाँ पे OH- है, दुर्बल क्षार के लिए। दुर्बल क्षार के लिए हमारे पास में OH की सांद्रता क्या है बच्चों, साम्य के ऊपर किसकी बात करेंगे सांद्रता की, कितनी आ गई CX आ गई। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर OH- इक्वल टू CX, ये वैल्यू है देखो ये वाली, राइट। तो OH- इक्वल टू क्या हो गया CX। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारे पास में जो x का मान आया है वो रख देंगे। तो क्या बोल दूंगा मैं आगे कि x का मान रखने पर, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ना नीचे x का मान रखने पर। अब जैसे ही मैं x का मान रख देता हूं तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है OH, क्या है OH
माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी सी, के बी डॉट सी की पावर 1/2। इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर फाइनल आंसर की बात करें तब की बात है 1/2 पावर रहेगी इसके अंदर, और क्या हो जाएगा के बी डॉट सी, राइट। ये चीज लिख सकते हैं, या फिर रूट में लिखेंगे इसके अंदर तो के बी अपॉन सी है और ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है, के बी डॉट सी अपॉन हट जाएगा क्योंकि वैल्यू पुट करें ना इसलिए। तो अक्स का मान रखने पे हमारे पास में क्या आ गया, देखो बाहर देखो, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे आगे की स्टेप क्या है ऊपर टॉप, यहाँ पे क्या देखो OH माइनस। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख देंगे इससे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी तो ऐसा कैसा ये वाला मतलब सी एक्स, ये वाला देखो सी एक्स है ना इसकी वैल्यू, तो सी तो ऐसा का ऐसा, अक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में ये आई है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो के बी बाई सी। अब देखो ये सी है बाहर वाला, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज समझा दूं वापस से जैसे हम रूट के अंदर 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों 4, इसका मतलब क्या होता है 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब क्या निकल के आता है बाहर अपने पास में 2, मतलब इस 2 का मतलब क्या होता है, ये रूट के अंदर कितनी बार होता है, √2 टाइम होता है, मतलब 2 × 2 होता है। आगे कहानी समझ में। ऐसा ही हमारे पास में जैसे सी है या अक्स है, अगर इसके अंदर मैं क्या करूं रूट के अंदर है तो बाहर निकालेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना सी × सी, मतलब एक सी क्या आ जाएगा बच्चों बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या हो गया c², अगर रूट हटाए तब तो c नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे c × c, यहाँ पे 4 था ना उसको हमने 2 लिखा, तो ये हो गया c² को मैं क्या लिख सकता हूँ c × c। अब देखो इस 2c का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बाहर क्या है 1c है, ऐसा ही सेम ही है, तो इस c का मतलब भी क्या है रूट के अंदर 2 बार c है, तो ये रूट के अंदर क्या है 2 बार c, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक बार अंदर वाली क्या हो जाएगी कट आउट हो जाएगी इससे, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा के बी √c बच जाएगा सिर्फ, राइट। तो मैं इसका मतलब ये सिर्फ लिख सकता हूँ के बी डॉट सी किसकी सांद्रता हो गई OH माइनस की सांद्रता हो गई। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे वर्ड्स में, कैसे, जैसे हमने इसको लिखा है ये वाला के बी डॉट सी की पावर 1/2, दोनों का मतलब क्या है बच्चों सेम ही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे मैं आपको लिखवाता हूँ, नोट करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ ठीक है, इधर वाले को इरेज कर देते हैं, सिर्फ इसको इरेज कर देते हैं, इससे काम हो जाएगा अपना। हाँ अब देखो हमारे पास में क्या निकल के आया है OH माइनस इक्वल टू के बी डॉट सी का रूट। अब क्या करेंगे दोनों तरफ क्या ले लेंगे ऋणात्मक लघु गुणन है वो ले लेंगे, मतलब लोग ले लेंगे, दोनों पक्षों का ऋणात्मक लघु गुणक करने पर, लघु गुणक लेने पर ऐसे बोल देंगे, राइट, दोनों साइडों में। तो क्या हो जाएगा माइनस में लेंगे, दोनों पक्षों का ऋणात्मक लघु गुणक लेने का मतलब क्या हो गया दोनों साइड में माइनस लेंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दोगे माइनस लोग OH माइनस, राइट। सेम इसको भी ऐसे ही लिख दोगे माइनस लोग, इसके पास में सेम टू सेम इसके पास में भी क्या आ जाएगा माइनस लोग आ जाएगा, या फिर ये वाला ले लो ज्यादा सही रहेगा, तो माइनस लोग, उसके बाद में क्या लिख दोगे के बी डॉट सी, और ऊपर क्या है 1/2 सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के बी डॉट सी 1/2। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फिर आप लोगों की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस लोग OH माइनस का मतलब क्या होता है POH, इसी को क्या लिखते हैं हम POH। आगे कहानी समझ में, इसका मतलब क्या होता है POH। अब देखो एकदम अच्छे से आपके सब कुछ क्लियरिफाई हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मतलब ऊपर है, इसको मैं आगे लेके आ जाऊंगा, बस इतना ही काम किया है और कुछ नहीं किया। ये क्या हो गया 1/2। अब ये माइनस लोग है, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1/2 लोग ऐसा का ऐसा। अब यहाँ तक अगर आप लोगों की चीज समझ में आ गई तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैंने किया क्या है, ये -1/2 आगे लेके आ गया, तो ये माइनस ही है,
लोग ऐसा कैसा। अब ये के डॉट के बी डॉट सी है, इसको कैसे लिखोगे, इंपॉर्टेंट बात। तो बीच में क्या कर दोगे, दोनों को अलग अलग कर दोगे और क्या लगा दोगे कि के बी है एक तो इसके पास में और इन दोनों के पास में 1/2 लोग दे दोगे और अलग अलग लिख दोगे, बीच में क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। बस ऐसा ही करना होता है। और क्या आ गया, सेम रहेगा, लोग 1/2 सी। ये चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके पास में निकल के आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात, माइनस लोग के बी का मतलब क्या होता है, माइनस लोग के बी का मतलब होता है पीकेबी। क्या होता है, पीकेबी। माइनस लोग के बी का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है माइनस लोग के बी। इसको आप क्या बोल दोगे, पीकेबी। क्या बोल दोगे बच्चों, पीकेबी। अब देखो इसकी जगह मैं ये लिख दूं बस, और कोई भी चेंज नहीं करना, POH ऐसा का ऐसा माइनस लोग के बी, ये रहा माइनस लोग के बी। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, पीकेबी लिख दूंगा। तो ये माइनस भी चला जाएगा और सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 1/2 इसकी जगह, और इसकी जगह पूरा लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास में, पीकेबी, 1/2 पीकेबी। क्या बच गया, 1/2 पीकेबी। हाँ, अब देखो आगे वाले में क्या है, माइनस का माइनस। इसमें क्या कोई चेंज किया हमने, नहीं सर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं किया। तो ये क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, माइनस लोग 1/2 सी। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो सॉरी एक चीज हमने कुछ अलग लिख दिया है। क्या, यहाँ पे देखो ऐसे लिखना होता है इसको, ये ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे, -1/2 लोग सी। सेम कहानी यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 पीकेबी -1/2 लोग सी, ऐसे लिखते हैं, -1/2 लोग सी। इसको लिखने का तरीका ये है, राइट। तो यहाँ पे आगे पीछे लिख दिया हमने, हालांकि यहाँ सही लिखा था। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। इसको क्या बोल देंगे हम, कि जो एक दुर्बल क्षार है उसका आयनन किस प्रकार हुआ है, ये चीज, इसका मतलब सारे के सारी हमने लिख दी है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या बात करेंगे हम आगे, अब आगे हमने एक चीज देखी, के ए और के बी, दो चीजें आपके सामने निकल के आ गई। इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, के ए क्या है और के बी क्या है। देखो इन दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से आपको बता देता हूं, दोनों का मतलब लिखवा देता हूं। के ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए मीन्स एसिड, तो अम्ल वियोजन का स्थिरांक है वो क्या है बच्चों, के ए। और के बी क्या हो गया, क्षार वियोजन स्थिरांक हो गया। तो हमने क्या देखा, अम्ल की प्रबलता है, स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसके समानुपाती होगी, के ए के। जैसे जैसे के ए का मान बढ़ेगा अम्ल की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे ही क्षार की प्रबलता की बात करेंगे तो जैसे जैसे के बी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बोल देंगे, क्षार की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आ गई हमारे पास में लास्ट में, अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता समानुपाती किसके है, के ए के। ऐसे क्षार की प्रबलता, क्षार की प्रबलता किसके समानुपाती है, के बी के समानुपाती है। ये दोनों चीजें आपके डायरेक्ट कथन के रूप में आ जाएगी कि के ए और के बी क्या है, क्रमशः दोनों अम्ल व क्षार की सामर्थ्यता को दर्शाते हैं, दोनों की सामर्थ्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अम्ल वियोजन स्थिरांक के ए और के बी क्या है, क्षार वियोजन स्थिरांक है। ये चीज आप लोगों को मैंने समझाई है। अब आगे अगर हम बात करना चाहें, जैसे कि हमारे पास में क्या हो, अम्ल और क्षार दोनों की जो स्थिरांक की बात करें, इनका जब दोनों का गुणन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, के डब्ल्यू आ जाता है। अर्थात मैं यहाँ पे एक कथन बोल सकता हूँ, यदि दो या उससे अधिक अभिक्रियाओं को जोड़ा जाए तो उनका परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा, के डब्ल्यू होगा, और प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात दोनों की अभिक्रिया है, उनका गुणनफल है के ए और के बी, वो टोटल जो साम्य स्थिरांक है अभिक्रिया का के डब्ल्यू, उसके बराबर हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बोली है। तो आप सबसे पहले एक लाइन नोट करो, ये लिखने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पहले आपको एक लाइन नोट लिखवा देता हूं, उसके बाद आप क्या करोगे, जो मैं लिखाऊं वो लिखोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप एक लाइन लिखो, यदि दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं को जोड़ा जाए तो क्या,
यदि दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं को जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, उनकी परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? Kw। क्या हो जाएगा बच्चों? Kw। आगे बात समझ में, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक Kw प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। किसके? प्रत्येक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या बोल देंगे यहाँ पे हम? ये बोल देंगे लास्ट लाइन Ka मल्टीप्लाई Kb इक्वल टू हमारे परिणामी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या है? Kw। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है Ka और Kb का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? Kw के इक्वल हो जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? अब क्या करेंगे बच्चों हम? जैसे एक क्षारकीय अम्ल क्या होता है, द्वितीय क्षारकीय अम्ल क्या होता है, या फिर बहु क्षारकीय अम्ल क्या होता है, ये चीजें देखेंगे। जैसे कि हमने अम्ल वाले के अंदर भी देखा, पीछे वाले में देखा था ना, सेम वही कहानी। जैसे इसके अंदर क्या बोल देंगे? मोनोप्रोटिक एसिड, जिसमें मोनो का मतलब क्या होता है? एक क्षारकीय अम्ल। ऐसे अम्ल जो केवल एक प्रोटॉन को क्या करते हो? त्याग करते हो। क्या करते हो? एक प्रोटॉन है उसका त्याग करते हो, वो क्या कहलाएंगे? एक क्षारकीय अम्ल कहलाएंगे। अर्थात एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा कि सर HCl होता है, H प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। ऐसे HBr को देखा हमने, H प्लस Br माइनस में टूट जाता है। ऐसे ही आपने CH3COOH को देखा, किस में टूट जाता है? CH3COO माइनस प्लस में H प्लस निकल जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक क्षारकीय अम्ल हो जाएंगे, अर्थात मोनोप्रोटिक एसिड हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ में लिखो, मैं आपको लिखवा देता हूं 1 बाय 1 सारे के सारे एग्जाम्पल। एक क्षारकीय अम्ल, अम्ल एक का मतलब क्या हो गया? मोनोप्रोटिक। कौन सा? मोनोप्रोटिक। इंग्लिश में भी लिख लो साथ साथ में, मोनोप्रोटिक एसिड। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा दी? केवल एक प्रोटॉन का त्याग, राइट? केवल एक प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? H प्लस। क्या हो जाता है? H प्लस। केवल एक प्रोटॉन का त्याग, एक प्रोटॉन है उसका क्या कर देते हैं? ये त्याग कर देते हैं, अर्थात डोनेट कर देते हैं एक प्रोटॉन को। एग्जाम्पल के अंदर आपने क्या बताया सर? जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ऐसे ही CH3COOH हो गया, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ऐसे ही द्वितीय क्षारकीय की बात करेंगे आगे। किसकी? द्वितीय क्षारकीय की। नाम से पता चल गया होगा ना, द्वितीय क्षारकीय अम्ल। द्वि मतलब दो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको? डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। नाम से पता चल रहा है कितने प्रोटॉनों का त्याग करेंगे? 2 H प्लस का त्याग करेंगे। 2 H प्लस मीन्स 2 प्रोटॉनों का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे इस प्रकार के अंदर? हम कौन से एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है अपने पास में एग्जाम्पल में H2SO4। कौन सा हो जाएगा? H2SO4। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं COOH, COH, दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आ जाएगा? COOH। और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, लेकिन इन दो एग्जाम्पल से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर H प्लस पहली बार त्यागेगा तो क्या बच जाएगा? COO माइनस COOH। फिर दोनों जगह क्या हो जाएगा? दोनों त्यागने के बाद COO माइनस, इधर भी COO माइनस, ये दोनों चीजें आपके आ जाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अब लास्ट बात किसकी कर लेते हैं? बहुक्षारकीय अम्ल क्या होते हैं? बहुक्षारकीय का मतलब क्या हो गया? पॉलीप्रोटिक एसिड, मतलब दो से ज्यादा कितने? 2 से ज्यादा प्रोटॉनों का त्याग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पोली के अंदर आ जाएंगे। पोली मीन्स बहुक्षारकीय अम्ल। बहुक्षारकीय
अम्ल। बहुत क्षारकीय अम्ल का मतलब पोली। पोली का मतलब भी क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, पोली प्रोटिक एसिड। क्या, दो से अधिक प्रोटॉनों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, त्याग। दो से अधिक H+ मीन्स प्रोटॉनों का त्याग। एग्जाम्पल के अंदर क्या बोल सकते हो, जैसे सर H3PO4 हो गया। कौन, H3PO4 हो गया सॉरी, ऐसे H3PO3 हो जाएगा, राइट। H3PO3 हो जाएगा। यहां तक अगर आप लोगों की बात समझ में आ गई तो उसके बाद में हम, जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, यहीं पर साथ में हमने एक चीज देखी ये क्या था, एक क्षारकीय अम्ल था। एक क्षारकीय का मतलब एक प्रोटॉन त्याग रहा था। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, कि यह अभिक्रिया अगर एक ही प्रोटॉन त्याग रहा है एक क्षारकीय अभिक्रिया के अंदर, तो इसके पद भी कितने होंगे, ये कितने पदों में संपन्न होगी। इंपॉर्टेंट बात साथ में यहीं पे लिखवा देता हूं, अगर एक प्रोटॉन त्याग रहा है तो पद भी कितने हो जाएंगे बच्चों, एक ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पद कितने हो जाएंगे इसके, एक पद हो जाएगा। अब बात करें, जैसे एग्जाम्पल की मैंने आपको HCl का बताया था, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको सब में ऐसे ही करना है। ये किस में टूटा था, H+ और Cl- में टूटा था। अब हम इसको एक पद में कैसे लिखते हैं, इसकी Ka को कैसे लिखेंगे, मतलब ये हुआ ना सीधा सा। तो आप क्या लिख सकते हो सर, Ka को कैसे लिखते हो, उत्पाद की सांद्रता अपोन में अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये H+ और यहाँ पे क्या है Cl-, अपोन में क्या है HCl की सांद्रता। आगे कहानी समझिए, मतलब टोटल कितने पदों में संपन्न हो रही है यह अभिक्रिया, एक पद में संपन्न हो रही है। उसकी बात करेंगे जैसे द्वितीय क्षारकीय अभिक्रिया की, यह कितने पदों में संपन्न होगी, इसका आयनन कितने पदों में होगा। नाम से पता चला है द्वितीय क्षारकीय का 2 पदों में संपन्न होगा। कितने पदों में, 2 पदों में। आगे बात समझ में, 2 पदों में संपन्न होगा, इसका मतलब जैसे सबसे पहले हम H2SO4 को तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या निकल जाएगा, H+ HSO4-। जैसे कि मैं एग्जांपल से फिर से समझा देता हूं आपको, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद में देखो समझ में आएगा अच्छे से। H2SO4 है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बच जाएगा H+, उसके बाद में HSO4-। ये चीज आप लोगों की समझ में आ जाएगी। ये 2 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, इसका मतलब क्या बच गया, SO4- बच गया। यहाँ पे सबसे पहले Ka, अब देखो 2 पदों में संपन्न होगी, पहला हाइड्रोजन है उसके लिए Ka1 लिख देंगे, दूसरे के लिए Ka2 लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है, राइट। तो Ka1 का मतलब अभी उत्पाद क्या है, ये रहा सर उत्पाद की सांद्रता H+ और HS4- की सांद्रता अपोन में H2SO4, राइट, H2SO4 की सांद्रता। यहां तक आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पद क्या आ जाएगा, दूसरे पद में क्या हो जाएगा, हमारे पास में बच्चों क्या बच जाएगा, HSO4, इससे एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, राइट। इस बार ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, अर्थात HSO4-, इससे क्या हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन और है, ये भी निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO4-2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO4-2। अब क्या करेंगे, दूसरे पद के लिए Ka2 को काम में लेंगे। उत्पाद की सांद्रता क्या है, सेम ये वाली H+ SO4-, अपोन में क्या है HSO4- की सांद्रता। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, एक देखो आगे इंपॉर्टेंट बात बताएं, 2 पदों में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसका मतलब इसमें Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी या Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन से का मान ज्यादा होगा। देखो एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे Ka1 था, कहाँ पे है, ये रहा, इसमें क्या किया हमने, उदासीन था। उदासीन का मतलब H2SO4 पे कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब बिना आवेश के था। उदासीन का मतलब यहाँ पे न्यूट्रल वो वाला नहीं, एसिड बेस वाला नहीं कि जो न्यूट्रल है। यहाँ पे उदासीन का मतलब क्या है बच्चों, कि जिसपे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, राइट।
तो उदासीन परमाणु था उससे आयनन करवाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आयनन आसान हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, Ka1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि जितना आसान होगा आयनन करना उसकी Ka की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन दोनों के अंदर अगर कोई पूछे कि सर Ka1 और Ka2 में ज्यादा कौन है, Ka1 ग्रेटर देन Ka2, राइट, क्योंकि ये उदासीन परमाणु के अंदर Ka1 है उसकी वैल्यू है वो ज्यादा होती है। अगर ऋणावेशित भाग से आयनन करेंगे तो मुश्किल होगी हमें, कम आयनन होगा उसका, क्या होगा, आयनन होगा वो कम होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आगे जैसे कि बात करेंगे अपने पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करेंगे, तो पद कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके अंदर 3 पद हो जाएंगे। और ये मैं आप लोगों के लिए क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। और इसके अंदर किसकी बात करेंगे, अगर Ka1 ग्रेटर देन Ka2 और ग्रेटर देन Ka3। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पहला पद और दूसरा पद दोनों के अंदर आप निकाल के बताया ना मैंने, जैसे वैसे आप Ka1 Ka2 और Ka3 का मान अपने H3PO4 का एग्जाम्पल लेके उसका आयनन करवा के बताओगे मुझे तीनों पदों के अंदर। ये चीज मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ तक अगर आप लोगों के समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपके एक एक लाइक से हमें बच्चों बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, आपको चैप्टर के जितने भी सारे के सारे नोट्स हैं वो हमारे ऐप पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। सो आपको अगर नोट्स चाहिए, कोई डाउट है, कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की लैब असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारे से डायरेक्ट बात करके भी पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक बढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।